दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लोज है री इंस्टेटमेंट वैल्यू क्लोज या तो रिप्लेसमेंट क्लोज। आपने कई बार सुना होगा ये दोनों वर्ड, लेकिन इसका सही मीनिंग क्या है वो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो री इंस्टेटमेंट का मतलब है कि वैल्यू एट विच द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी कैन बी री इंस्टेटेड और रिप्लेस्ड बाय द सेम काइंड और टाइप। यहाँ पे मैंने ये जो वर्ड है ना उसको रेड कलर का किया हुआ है। मतलब कि जो जिस टाइप की प्रॉपर्टी है फिलहाल वैसे की ही टाइप की प्रॉपर्टी को आप रिप्लेस कर सकते हो। उनसे ज़्यादा सुपियर भी नहीं, एक्सटेंसिव भी नहीं, विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो इसका हम एग्जाम्पल के मदद से हम देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या कहना चाहता है। दोस्तों ये जो क्लोज है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिक्सचर के लिए ही एप्लीकेबल है। ये जो क्लोज है वो स्टॉक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी मशीन है। ये जो मशीन है उसका मॉडल नंबर है ABC123 फॉर एग्जांपल, और उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो 15 लाख की मशीन है ये। अब फॉर एग्जांपल ये जो मशीन है वो फायर होती है और पूरा का पूरा मशीन डैमेज हो जाता है, तो ये पॉलिसी के अंदर री इंस्टेटमेंट वैल्यू क्लोज ऑटोमेटिक है, यानी कि इनबिल्ट है। तो कस्टमर अगर इसी मॉडल ABC123 इसी मॉडल का मशीन नया ले लेता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो नए मशीन की जो वैल्यू है वो पे करेगा। मतलब कोई भी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, पूरा का पूरा वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसका मीनिंग है री इंस्टेटमेंट या तो रिप्लेसमेंट। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मान लो कि ये मशीन है ABC123 मॉडल का, ये जो एम्ब्रॉयडरी मशीन है वो एब्सोल्यूट हो चुका है, यानी कि मार्केट में, यानी कि जो कंपनी ये मशीन बनाती थी वो कंपनी अब ये मशीन बनाती ही नहीं है। तो कस्टमर ने ये वाला मशीन लिया जिसका मॉडल नंबर है XYZ123 और उसकी कीमत है 18 लाख रुपये। तो इस केस में क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 18 लाख में से 3 लाख रुपये डिडक्ट कर देंगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोज है वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस टाइप की प्रॉपर्टी पहले थी, डैमेज हुआ तब जो प्रॉपर्टी थी, ठीक वैसे ही प्रॉपर्टी को रीइंस्टेट करना है, रिप्लेस करना है। ज़्यादा सुपियर नहीं होना चाहिए, एक्सटेंसिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो मशीन है ना वो ज़्यादा सुपियर हो गई। जो मशीन, ये मशीन डैमेज हुई थी वो इन्फीरियर थी, कम क्वालिटी की, या तो थोड़ी कम एफिशिएंट थी। लेकिन ये जो मशीन रिप्लेस की वो ज़्यादा सुपियर थी। तो जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी तो बेटरमेंट कॉस्ट, यानी कि जो जो चीज़ अच्छा हुआ है उसको माइनस कर देंगी, बेटरमेंट कॉस्ट माइनस कर देंगी, ताकि इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड पर्सन है वो एट पार रहे, उनको ना तो ज़्यादा लॉस हो या ना तो ज़्यादा फायदा हो। फिर ये बिल्डिंग है, मान लो कि पूरी बिल्डिंग डैमेज हो गई, अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक में ये पूरी बिल्डिंग है वो डैमेज हो गई और गिर गई, और पुरानी जो बिल्डिंग थी जो गिर गई वो, उसका प्लान, उसका डिजाइन कुछ इस टाइप का था। तो इंश्योरेंस कंपनी जो पे करेंगी,
तो वो इसी डिज़ाइन इसी प्लान का मकान अगर कस्टमर बनाता है, उतना रुपये का ही क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। लेकिन मान लो कि कस्टमर वो जो मकान है उसका डिज़ाइन चेंज कर देता है, उसका प्लान चेंज कर देता है, और उसके वजह से जो मकान को कंस्ट्रक्ट करने की जो कॉस्ट थी वो बढ़ जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसमें से बेटरमेंट कॉस्ट, यानी कि जो ज़्यादा सुपीरियर चीज़ हुई पहले से, वो कॉस्ट माइनस करके क्लेम का पेमेंट करेंगी। तो ये होता है रीइंस्टेटमेंट। रीइंस्टेटमेंट वैल्यू क्लॉज के कुछ 4 पॉइंट्स है जो मैं आपको डिस्कस अभी करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो रिप्लेसमेंट का जो काम है ना, वो 12 महीने के अंदर पूरा हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डैमेज। अगर 12 महीने के अंदर रिप्लेसमेंट का काम या तो रिकंस्ट्रक्शन का काम या री इंस्टेटमेंट का काम अगर पूरा नहीं होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम का पेमेंट इंडेमनिटी बेसिस पर, यानी कि मार्केट वैल्यू बेसिस पर उसका क्लेम का पेमेंट करेगी। तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ कि ये क्या एक्चुअली होता है। कि मान लो कि पॉलिसी पीरियड है 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020, ये पॉलिसी पीरियड है। और मान लो कि बिल्डिंग का 10 लाख का सम इंश्योर लिया हुआ था RIV बेसिस पर। और 30 जून को अर्थक्वेक आया और पूरी की पूरी बिल्डिंग डैमेज हो गई। तो ये जो है ना, ये लॉस डेट है 30/6/2020। तो अब कस्टमर को अगर ये बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करना है, इस बिल्डिंग को दोबारा बनाना है, तो उसके पास 12 महीने हैं। 12 महीने के अंदर उनको ठीक वैसे की वैसी बिल्डिंग जैसे पहले थी, जिस टाइप का डिज़ाइन था, जिस टाइप का प्लान था, जिस टाइप का रॉ मटेरियल यूज़ किया हुआ था, जिस टाइप की वॉल्स थी, जिस टाइप का पेंटिंग था, वो सब वैसा का वैसा ही 12 महीने के अंदर बनाना होता है। यानी कि 30/6/2021 से पहले उनको ये बिल्डिंग दोबारा खड़ा करना है। अगर 12 महीने के अंदर कस्टमर अपना जो बिल्डिंग है वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता है, तो उनको RIV का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको री इंस्टेटमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब और एक भी सवाल होगा आपके मन में कि एक्चुअली ये इसका बेनिफिट क्या होता है, ये RIV का बेनिफिट एक्चुअली क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 2016 में जब बंगलो बना, तब वो 10 लाख में बना था। ठीक है, मान लो कि 2016 में बिल्डिंग जो बनी थी वो 10 लाख में बनी थी, और कस्टमर ने 2021 में उसकी जो पॉलिसी ली, तो उनका सम एश्योर्ड RIV के बेसिस पर 15 लाख रुपया लिया। क्योंकि ये 5 साल के अंदर जो सीमेंट का भी प्राइस बढ़ जाता है, लेबर का प्राइस बढ़ जाता है, फिर जो रेत है उनका भी भाव बढ़ जाता है, फिर जो उसका जो कपची जो उसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे स्टोन, उनके भी रेट बढ़ जाते हैं। फिर जो उसका जो TMT बार्स आते हैं,
मेटल के, उनके भी प्राइस ओवरऑल बढ़ता रहता है। तो उसके हिसाब से कस्टमर ने 2021 में उसकी जो सबमिशन रखा था RIV बेसिस पर 15 लाख का रखा था। फिर मान लो कि लॉस होता है, और ये जो लॉस है वो टोटल लॉस है। मान लो कि अर्थक्वेक हुआ था और पूरी की पूरी बिल्डिंग डैमेज हो गई, गिर गई। अब कस्टमर के पास 12 महीने हैं फिर से वैसे की वैसी बिल्डिंग खड़ी करने में। अगर 12 महीने के अंदर कस्टमर जो है वो फिर से बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है, यानी कि 15 लाख का एक्सपेंस वो कर लेता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 15 लाख पे करेगी, पेमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी। ये बेनिफिट है RIV क्लोज का। और मान लो कि 12 महीने के अंदर कस्टमर ये जो बिल्डिंग है वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता है, तो इसका पेमेंट होगा मार्केट वैल्यू बेसिस पर। ये मार्केट वैल्यू वो मार्केट वैल्यू नहीं है जो आप समझते हैं। मैं भी जब नया नया जब इंश्योरेंस में आया था, तब ये मार्केट वैल्यू देख के मुझे लगता था कि ये जो मार्केट में जिस प्राइस में ये प्रॉपर्टी बेची जाती है उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जनरल इंश्योरेंस के अंदर मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन है RIV वैल्यू, यानी कि री इंस्टॉलमेंट वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन। तो RIV वैल्यू के अंदर आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे मार्केट वैल्यू। समझे? ये होता है मार्केट वैल्यू। तो अगर कस्टमर 12 महीने के अंदर ये जो डैमेज हो गई, ये प्रॉपर्टी 15 लाख की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, अगर वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता है तो उसका पेमेंट RIV बेसिस पर, सॉरी, मार्केट वैल्यू बेसिस पर होगा। जनरली जो बिल्डिंग है ना, उनकी लाइफ होती है 50 साल की, एवरेज 50 साल की होती है, ऐसा मान के हम चलते हैं। जनरली 50 साल से ज़्यादा की एज नहीं होती कोई भी बिल्डिंग की। तो यहाँ पे देखिए 2016 में ये बिल्डिंग बनी थी, 2021 में ये बिल्डिंग डैमेज हो गई, टोटल लॉस हो गया। तो RIV वैल्यू यहाँ पे थी 15 लाख, और डेप्रिसिएशन पर एनम 2% एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि कोई भी बिल्डिंग जनरली 50 साल से ज़्यादा वो नहीं टिक पाती। तो उसके हिसाब से जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 2% पर एनम आएगा। ठीक है? और ये जो प्रॉपर्टी है ना वो 5 साल पुरानी है, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 2% पर एनम मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स। तो 10 साल का मतलब 10% जो है वो डेप्रिसिएशन इसमें एप्लीकेबल होगा। तो 15 लाख का 10% आप करोगे इंटू 10%, तो 15 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, ये हुआ मार्केट वैल्यू। ठीक है? अगर कस्टमर 12 महीने के अंदर रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता है बिल्डिंग को, तो इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम का पेमेंट मार्केट वैल्यू बेसिस पर करेगा। मार्केट वैल्यू बेसिस का मतलब है RIV वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई देता है कि अगर कस्टमर बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करता है ना, तो उनको पूरा का पूरा 15 लाख का पेमेंट कंपनी करती है। लेकिन अगर रिकंस्ट्रक्ट नहीं करता है, रीइंस्टेट नहीं करता है, तो उनको 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए फ़ायदा यह है कि कस्टमर को RIV बेसिस पर क्लेम सेटलमेंट हो ऐसा ट्राई करना चाहिए।
यहाँ पे एक कंडीशन और भी है कि मान लो कि कस्टमर 12 महीने के अंदर रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ एनी जेन्यून रीजन, और वो जो कस्टमर है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न रिक्वेस्ट देता है कि बस प्लीज़ मेरे ये जेन्यून प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न मैं 12 महीने के अंदर बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा और भी टाइम चाहिए, मुझे 2 महीने या 3 महीना और एक्स्ट्रा चाहिए। वो रिटर्न रिक्वेस्ट करता है कस्टमर, और इंश्योरेंस कंपनी अग्री करती है। तो ये जो 12 महीने का क्लोज है ना, वो एक्सटेंड किया जा सकता है। वो 12 महीने का फिर 13 महीना भी हो सकता है या 14 महीना भी हो सकता है। वो सिचुएशन टू सिचुएशन कंपनी देखती है कि कितना एक्सटेंड किया जाए, लेकिन वो कंपनी के विम्स पर डिसाइड डिपेंडेंट है। कंपनी मना कर देती है कि मुझे आपकी जो ये जो 12 महीने एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, मैं हम अग्री नहीं हो रहे। इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है एक्सटेंड करने से, तो वो क्लेम का पेमेंट फिर मार्केट वैल्यू बेसिस पर होगा। उसमें और एक चीज़ है आरआईवी क्लोज के अंदर, कि ये जो रीइंस्टेटमेंट जो है ना, वो ज़रूरी नहीं कि जो सेम लोकेशन पर हो, वो किसी और लोकेशन के ऊपर भी हो सकता है। यानी कि मान लो कि जो प्रॉपर्टी है वो सचिन एरिया में है, और ये प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, तो ज़रूरी नहीं कि यही एरिया में आप वो बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करो। आप वो बिल्डिंग चाहे उधना में रिकंस्ट्रक्ट करो या बड़ाजन में रिकंस्ट्रक्ट करो, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन है वो कोई भी लोकेशन के ऊपर हो सकता है। और एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि रिकंस्ट्रक्शन जो है ना, वो मेनली बिल्डिंग में एप्लीकेबल होता है, और जो रिप्लेसमेंट है वो जनरली प्लांट एंड मशीनरी में और फर्नीचर फिक्सचर में जनरली एप्लीकेबल होता है। हाँ, फिर पॉइंट नंबर 2, आरआईवी क्लोज के अंदर पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? Until expenditure has been incurred by the insured in replacing or reinstating the property destroyed or damaged, the company shall not be liable for any payment in excess of the amount which would have been payable under the policy if this memorandum had not been incorporated therein। इसका इजी भाषा में हम बताए तो ये कहना चाहता है ये पॉइंट नंबर 2 कि मान लो कि पॉलिसी ड्यूरेशन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और ये जब जब ये पॉलिसी कस्टमर ने ली थी तब आरआईवी क्लोज जो है ना, वो ऑप्ट नहीं किया था। उसको ये जो क्लोज है वो ऑप्ट नहीं किया था। फिर जब क्लेम आता है 30 जून को, उसके बाद कस्टमर रिटर्न रिक्वेस्ट देता है इंश्योरेंस कंपनी को, और कहता है कि मुझे आरआईवी ऑप्ट करना है। तो ये वाले केस में आरआईवी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो डैमेज हुआ ना, वो डैमेज हुआ 30 जून को, और आरआईवी का जो इंक्लूजन है ना, वो डैमेज के बाद, मतलब कि डैमेज लॉस डेट जो है उसके बाद पॉलिसी के अंदर आरआईवी क्लोज डाला हुआ है। लेकिन डैमेज जो हुआ है वो तो आरआईवी क्लोज डालने के पहले हुआ है।
तो ऐसे केसेस में आरआईवी क्लोज एप्लीकेबल नहीं होता। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आपने आरआईवी क्लोज लिया ही नहीं था और लॉस हुआ। लॉस होने के बाद आप आरआईवी क्लोज आप ऑप्ट करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी वो मना कर देगी, वो क्यों आरआईवी का बेनिफिट देगी। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल। बाकी ये जो सूक्ष्म पॉलिसी और लघु पॉलिसी में आरआईवी क्लोज इनबिल्ट है, कस्टमर को उसके लिए रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, if replacement or reinstatement cost at the time of loss exceeds the sum insured, under insurance will be applied। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2016 की जो बिल्डिंग थी तब 10 लाख था उसके वैल्यू। तो 2021 में ऑब्वियसली जब सारे मटेरियल्स के दाम बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका सम एश्योर्ड अकॉर्डिंगली बढ़ा के लेना चाहिए था। लेकिन काफ़ी कस्टमर एजेंट क्या करते हैं कि पुराना जो सम एश्योर्ड है ना वही हर साल कंटिन्यू 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 करते हैं हर साल। लेकिन वो नहीं समझते कि भाई जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है, तो प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो सेम नहीं रहती, वो हमेशा बढ़ती रहती है। तो मान लो कि यहाँ पे 2021 में अगर जो ये जो प्रॉपर्टी है वो बनाने में 2021 में 15 लाख का खर्चा होता है एक्सपेक्टेड, लेकिन यहाँ पे सम एश्योर्ड जो लिया है वो 15 लाख के बदले सिर्फ 10 लाख ही सम एश्योर्ड लिया है मान लो कि। तो यहाँ पे 50% जो है वो अंडर इंश्योरेंस हुआ। तो जब कंपनी इस क्लेम का पेमेंट करेंगी आरआईवी बेसिस पर तो उसमें 50, तो उसमें एक्चुअली 50% अंडर इंश्योरेंस नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है कि जो जो डिफरेंस है 5 लाख का डिफरेंस डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, 33% अंडर इंश्योरेंस हुआ। तो जब कोई भी क्लेम कंपनी पे करेगी तो उसमें 33% का डिडक्शन होगा क्लेम में से बिकॉज ऑफ अंडर इंश्योरेंस। तो एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि जब भी बिल्डिंग का या तो प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर फिक्सचर का जब सम इंश्योर्ड आप प्रपोजल फॉर्म के अंदर आप लो, कस्टमर को जब आप मिलो तो उसका सम इंश्योर्ड कैसे होना चाहिए। तो कि आज की डेट में अभी 2021 चल रहा है और मई महीना चल रहा है, आज की डेट में ठीक ऐसे ही बिल्डिंग, ठीक ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी और ठीक ऐसा ही फर्नीचर और फिक्सचर अगर हम आज की डेट में बनवाने जाए तो कितना रुपए का खर्चा होगा उसके हिसाब से सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो अंडर इंश्योरेंस का कोई मैटर आएगा नहीं बीच में। लेकिन अगर आप सम इंश्योर्ड एज इट इज रखते हो हर साल तो अंडर इंश्योरेंस आ सकता है। Claims are paid based on cost of replacement or reinstatement as on date of reconstruction instead of date of loss। कस्टमर जिस दिन से रिकंस्ट्रक्ट करता है उस दिन क्या कॉस्ट है उसके बेसिस पर क्लेम का पेमेंट होता है, जिस दिन लॉस हुआ उसके बेसिस पर नहीं। अब ये जो आरआईवी क्लोज है उसका जो बेनिफिट है वो कस्टमर खो देगा ये दोनों केस में। तो पहला केस ये है
कि अगर कस्टमर 6 महीने के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट नहीं करता, बताता नहीं है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करना है, ऐसा नहीं बताता 6 महीने के अंदर, तो वैसे केस में कस्टमर जो है वो आरआईवी का बेनिफिट खो देगा। समझे? सीधी सी बात है, जब लॉस हुआ है और 6 महीने तक कस्टमर कंपनी को बताता नहीं है कि मुझे ये प्रॉपर्टी को रिप्लेस करवाना है या रजिस्टर्ड करवाना है, तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी कि नहीं, हम आपकी प्रॉपर्टी का जो क्लेम का पेमेंट है वो हम मार्केट वैल्यू बेसिस पर ही करेंगे, हम आरआई बेसिस पर नहीं करेंगे। तो कस्टमर को लॉस जब हुआ उसके 6 महीने के अंदर ही कंपनी को बता देना है कि उनको प्रॉपर्टी को रिस्टेट करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है या रिप्लेस करना है। और दूसरे केस में जो सम कस्टमर है वो ये बेनिफिट खो देगा। ये केस ये है कि अगर कस्टमर है अनेबल और अनविलिंग, या तो वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसा नहीं है या कोई भी रीज़न से वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, और अनविलिंग, या तो वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करना चाहता ही नहीं। उनको वो जो प्रोजेक्ट है, वो जो इंडस्ट्री है या वो जो फैक्ट्री है, अब वो सोचता है कि अब मुझे ये फैक्ट्री अब मुझे करनी ही नहीं है, मुझे अब ये धंधा नहीं करना, मुझे बिजनेस अब करना ही नहीं है, या तो ऐसा कुछ भी डिसाइड करता है कि मुझे अब नहीं करना है रिकंस्ट्रक्ट। तो वैसे केसेस में आरआईवी का बेनिफिट फॉरफिट होता है, आरआईवी का बेनिफिट नहीं मिलता, उसका क्लेम का पेमेंट है वो मार्केट वैल्यू बेसिस पर मिलता है। मतलब कि आरआईवी वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन, उसके बेसिस के ऊपर, यानी कि मार्केट वैल्यू बेसिस के ऊपर वो केस में कस्टमर को पेमेंट मिलेगा। तो दोस्तों ये सब था रीइंस्टेटमेंट के बारे में, जो मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है। पहले तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा आपको, लेकिन ये एग्जाम्पल देखने के बाद मुझे पक्का श्योर है कि आपको रीइंस्टेटमेंट क्या होता है, रिप्लेसमेंट क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा।